नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी की खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुखपाल से, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सुखपाल लगातार कृषि मामलों पे, खेतिहर मज़दूरों के बारे में और स्टडी कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक डिटेल्स रिपोर्ट आर्टिकल पब्लिश हुई है। उस सब मामलों पे हम बात करने के लिए आज प्रोफेसर सुखपाल के साथ हैं। प्रोफेसर सुखपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि जो पूरी रूरल इकनॉमी है और पूरी जो एग्रेरियन इकनॉमी है, उसका वर्कफोर्स के कंपोजिशंस को लेके आपका एक लगातार बड़ा स्टडी डिटेल्स रहा है। आप उसके बारे में हमें एक विस्तार से बताइए कि ये जो पूरा एग्रेरियन इकनॉमी का कंपोजिशन क्या है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहले जानना कि हमारा पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कैसे लोग, मतलब कौन से लोग काम कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है। जैसे हमारा जो डाटा अवेलेबल है 2011 का, उसकी ऐसा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा हम लोग हैं इंडिया में, जिनमें से 48 करोड़ 48 करोड़ जो वर्कर्स हैं, सभी जो सेक्टरों में काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें से 26 करोड़ 55% है जो टोटल का, वो कृषि क्षेत्र में ही काम करता है, आइदर एज ए कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबरर्स दोनों। लेकिन जब हम इनमें से भी ज़्यादा जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर है इंडिया पे, 55% एग्रीकल्चर लेबर है, 45% कल्टीवेटर है। सो मेनली जो 26 करोड़ है, 55% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स जो है इंडिया की, वो एग्रेरियन इकोनॉमी में ही लगी हुई है। लेकिन इसका नंबर इन दिनों में कुछ लेटेस्ट ऐसा लगता है कि कुछ कम हो रहा है, नॉन फार्म सेक्टर में जा रहा है। एक्चुअली नॉन फार्म सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ हमारा जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन को काम मिल सके, क्योंकि उसमें भी कोई कैजुअल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा मिलता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है पॉपुलेशन का। जब हम पंजाब को देखते हैं, जो पूरे इंडिया का एक डेवलप्ड मॉडल हम मानते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी का, उसमें 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करती है, वर्क फोर्स है। उसमें उस 1 करोड़ में से 35 लाख हैं, जो 35%, वो कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। सो उनमें से 20 लाख लोग हैं जो कल्टीवेटर हैं, जिसको हम फार्मर बोलते हैं, किसान, और 15 लाख लोग खेत मजदूर हैं। तो ये एक कंपोजिशन है जो पूरी एग्रेरियन जो इंडिया है वो स्टिल एग्रेरियन इकोनॉमी है। इसीलिए इसकी जो भी इशू हैं एग्रेरियन इकोनॉमी के, हमें उसको स्टडी करना चाहिए। उसको क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है, क्या कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सब कुछ उसको एड्रेस होने के बाद ही हम कोई अच्छा मतलब सिस्टम है जो उसकी आशा रख सकते हैं। क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी की अलग प्रॉब्लम होती है, उसको अलग ही हमें डील करना चाहिए। एक जो अभी सबसे नई स्टडी आपकी आई है, जो इसी सप्ताह इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, एग्रेरियन क्राइसिस एंड एग्रीकल्चरल लेबर सोसाइटीज इन पंजाब, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है और लगातार हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि सभी लीडिंग अखबारों में, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चा है, रिपोर्ट छप रही है। इस स्टडी के डिटेल्स में अगर हम आप बता पाएँ। देखिए, ये है कि पहले इससे ऐसा है, कुछ 1-2 दशक से ऐसा मान लिया जाए कि एग्रेरियन इकोनॉमी को जो डेवलप्ड बेल्ट हैं, विकसित बेल्ट हैं, उसमें खुदकशी हो रही है। जहाँ जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का मॉडल आया, तहाँ वहाँ ही हमें क्या हुआ कि खुदकशी का बर्तारा जो शुरू हुआ। जैसे सभी एग्रेरियन बेल्ट, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इसमें से मेनली कॉटन बेल्ट है, जो जैसे कर्नाटका है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, तो राजस्थान को छोड़कर सभी कॉटन बेल्ट हैं, क्योंकि कॉटन क्रॉप फेल हो गई थी उसमें। और बाकी जो इकोनॉमी मार्केट के साथ मतलब अटैच हो गई, उनमें से ही डेट का जो मतलब इंक्रीज हुआ डेट, उनमें उन जो स्टेटों में ही खुदकशी का बर्तारा शुरू हुआ। लेकिन पंजाब में ऐसा माना जाता है कि कोई खुदकशी नहीं होती, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये बताती थी कि पंजाब इज़ द लीस्ट सुसाइड प्रोन एरिया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट किया एक स्टडी को, जिसको तीनों यूनिवर्सिटी में, हमारा PAU और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और GNDU अमृतसर, 3 यूनिवर्सिटी ने लड़के, जिसको मैंने कोऑर्डिनेट किया, तीनों यूनिवर्सिटी का एक सेंसस किया। ऐसा सेंसस दुनिया में कभी नहीं हुआ, कहीं इंडिया में नहीं, कहीं भी नहीं हुआ, कि ईच एंड एवरी हाउस होल्ड जहाँ भी खुदकशी हुई, हम हर एक घर में गए, कोई सैम्पलिंग नहीं है, ये सेंसस है।
हर एक घर में जाकर हमने जो डेटा लिया, तो इससे हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के पास 6 डिस्ट्रिक्ट थे। 6 डिस्ट्रिक्ट में 2004 विलेज 2400 जो गांव है वो हमने स्टडी किया। पूरा पंजाब में 12,000 से ज़्यादा जो गांव हैं, तो हमने 2400 गांव को हमने स्टडी किया। उनमें से हमने देखा कि डोर टू डोर विलेज टू विलेज सर्वे के हिसाब से कि पिछले 17 साल में जो 17,000 जो फार्मर एज वेल एज लेबर को स्टडी जरा सुसाइड हुआ, उनमें से ज़्यादा लोग हैं जो फार्मर हैं, मोर देन 9,300 फार्मर हैं और 7,300 हैं जो वो लेबर हैं। 9,300 और 7,300 जो लोग हैं वो किसान और मज़दूर हैं। तो ये बनता है कि हर साल 1,000 किसान और मज़दूर दोनों 1,000 खुदकुशी हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर रोज़ 3 खुदकुशी हो रही है, ऑलमोस्ट 2 किसान 1 मज़दूर। लेकिन ये मज़दूर का नंबर कम नहीं है, क्योंकि टोटल जो किसानी का नंबर है वो 20 लाख है वर्कर का। मज़दूर वर्कर जो खेती में काम करता है उसका नंबर 15 लाख है। जब हम 20 लाख से देखते हैं 9,300 और 15 लाख मज़दूरों से देखते हैं 7,300, तो दोनों की प्रोपोर्शन बराबर है। दोनों का नंबर खुदकुशी का 1 लाख के पीछे दोनों बराबर खुदकुशी करें। दिस मीन्स कि जो बोथ का जो दोनों हैं किसान और मज़दूर बराबर के विक्टिम हैं, बराबर के ही जो खुदकुशी कर रहे हैं। जो खुदकुशी का नंबर है दोनों में ही एक, ऐसा नहीं कि किसान कर रहे हैं मज़दूर कर रहे हैं। पहले ये बोला जाता, जब हमने स्टडी करके डोर टू डोर सर्वे में निकाला कि नहीं, दोनों ही क्राइसिस हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो जब क्राइसिस खेती में है तो एम्प्लॉयमेंट जाती है या तो मज़दूर का भी काम चला जाता है। तो इसमें हमने देखा कि इन जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं ज़्यादा, वे लुधियाना है, मोगा है, उधर कॉटन बेल्ट के हैं कुछ, जैसे बठिंडा है, तो बरनाला है, संगरूर है। तो जे डिस्ट्रिक्ट जो हम मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट में हमने किया, 6 डिस्ट्रिक्ट से ये निकला कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नंबर है पॉपुलेशन के हिसाब से, कुछ में कम है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट का HDI हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जहाँ लो है, विच इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, उसके वजह से जो बैकवर्ड और इकोनॉमिकली मतलब जो लेस डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें खुदकुशी का नंबर ज़्यादा है। तो ये है कि जो लोग ज़्यादा खुदकुशी करें वहाँ कोई हेल्थ नहीं है, कोई एजुकेशन, कोई इनकम नहीं है, कम है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरा है कि जब हम कास्ट वाइज देखते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जनरली लोअर कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनका ऐसा लगता है कि ये दलित जिसको बोला जाता है कि ये ही एग्रीकल्चर लेबर में काम करते हैं, दूसरे नहीं। लेकिन पंजाब का जब हम खुदकुशी का पूरा आंकड़ा लिया तो हमें मिला कि 8% और 9% अबाउट जो जनरल कास्ट भी खुदकुशी कर रही है एज ए लेबरर। अर्लियर देवर मतलब फार्मर थे, छोटे फार्मर थे, वो लेबर में ट्रांसफॉर्म हुआ और लेबर बनने के बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। टोटल खुदकुशी करने वालों से 9% है जो जनरल कास्टों से हैं, 9% BC कास्ट बैकवर्ड क्लास से, बाकी जो है 82% वो शेड्यूल कास्ट हैं। तो कुछ ऐसा है कि कुछ घरों में ज़्यादा खुदकुशी हो रही है, जैसे 2 से ज़्यादा, 2 है, 3 है, कहीं 4 भी है। 4% घर ऐसे हैं जिसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा खुदकुशी हो। जे और भी एक मतलब हमें सोचना बनता है कि कई लोग एक घर से खुदकुशी करें, और खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, क्या है इसकी वजह। जैसे किसानी में ऐसा बड़ा स्पष्ट आता है कि कर्जे की वजह से खुदकुशी हो रही है, लेकिन मज़दूरों में भी कर्जे की वजह से खुदकुशी हो रही है। 79% जो 80% है जो वो खुदकुशी डेट के साथ हुई है, डेट की वजह से हुई है। लेकिन एक और भी है
के और भी कारण हैं, जैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्या है कि आदमी जो किसान है उसके पास एक लैंड होती है, उसके पास ज़मीन होती है, इसलिए उसको कर्जा मिल जाता है, मतलब क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि क्रेडिट जो हमें मिलता है वो सिक्योरिटी जो कोलेटरल लोन हम बोलते हैं, सिक्योरिटी चाहिए, कोई एश्योरेंस चाहिए। किसानों के पास तो लैंड होती है, ज़मीन होती है, मज़दूरों के पास नहीं हो, इसके लिए मज़दूरों को कहीं कहीं कर्जा मिलता भी नहीं है। लैंड लॉर्ड्स या दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से ही मिलता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स बैंकिंग कम देती है। तो क्या है कि जो कर्ज की वजह से भी मर रहे हैं, और इकोनॉमिक हार्डशिप 19%, 1/5 इकोनॉमिक हार्डशिप है वो कि बहुत तंगी तृषि में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं, वो कर्जे से नहीं खा के नहीं मर रहे, भूखे मर रहे हैं। तो इनका और भी ज़्यादा जो संकट है, जो डीप है, डूंगा है, तो उस संकट की वजह से जो मर रहे हैं। तो कहीं ऐसा बोला जाता है कि पहले था कि उन लोगों को ही जो कंपनसेशन दिया जाए, दोज हु आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू डेट, लेकिन मज़दूरों को डेट कहीं कहीं मिलता नहीं, वो इकोनॉमिक मंदहाली में, आर्थिक मंदहाली में वो करते हैं खुदकुशी। तो इनको भी उस पैकेज में लेना चाहिए। बाद में हमें ऐसा कुछ बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और इस वजह से कि जो लोग मज़दूर को हर को कंपनसेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब मज़दूर ही है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको कर्जा मिला है, कहीं नहीं मिला, उसकी हालत उससे भी पेतली है, उसकी जो हालत है जो पतली है, उसको ज़रूर देना चाहिए। एक इसमें जो है कि ये डेट कहाँ से मिल रहा है, ज़्यादा डेट इंस्टीट्यूशनल नहीं है, जहाँ नॉन इंस्टीट्यूशनल है। तो 7% ही बैंकों ने या कॉर्पोरेट सोसाइटी ने दिया, बाकी 93% है जो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन है। जनरल पॉपुलेशन का भी इतना ही है, खुदकुशी करने वाले परिवारों का भी ऑलमोस्ट 79% है, और जनरल पॉपुलेशन का भी 80% जो हैगा वो उसने खुदकुशी, मतलब 80% लोग जो है कर्जे के अंडर हैं, और उसमें 6% लोग हैं जो लैंड लॉर्ड से मतलब बैंक से ले रहे हैं, बाकी सभी जो है 94% है जो वो बैंक से ले रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि खुदकुशी परिवारों का थोड़ा सा और भी मतलब जो इंस्टीट्यूशनल लोन पर एक्सेस है जो कम है, इसलिए दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो एक जो बहुत ही गंभीर मसला है वो है जेंडर इशू का, कि औरतों का क्या दशा है, पर्टिकुलरली खेत मजदूरों की फैमिली में, उसके बच्चे की क्या हालत है। तो जैसे किसानों की खुदकुशी में जो टोटल खुदकुशी हुई है, उसमें 8% औरतों ने भी खुदकुशी की है, 8% है, लेकिन ये प्रपोर्शन जो है मजदूरों में, ये प्रपोर्शन उससे डेढ़ी है, 12% है, 12.44%। तो इससे क्या शो होता है कि मजदूर परिवार में जो औरतें हैं ज़्यादा आर्थिक संकट की विक्टिम हैं, जहां खुदकुशी है जो औरतों की ज़्यादा हो रही है। और खुदकुशी करने के बाद इनके पास कोई ऐसा नहीं होता कि कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, रिश्तेदार नहीं है जो उसकी सपोर्ट कर दे, क्योंकि सभी मजदूर हैं। तो उसकी दशा और भी जो पेतली हो जाती है। तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा नहीं कंसिडर किया जाता, और सोशल जो उसका सेटअप है, उसके रिलेटिव हैं, उसका आड़ा दौड़ा है, वो भी ज़्यादा उस पोजीशन में नहीं होता कि उसको सोशल सपोर्ट दी जाए। किसानों को ये सपोर्ट मिल जाती है कंपैरेटिवली जो खेत मजदूरों को। खेत मजदूरों की दशा बहुत ही ज़्यादा जो पतली है, उसकी जो बड़ा मतलब संकट है जो उसका डीप है। एक इसमें इशू होता है कि ज़्यादातर किसानों में भी और मजदूरों में भी ज़्यादा लोग जो खुदकुशी करने वाले हैं वो यूथ है, नौजवान हैं। ये नौजवान जो 35 साल से कम खुदकुशी करने वाली जो लोग हैं, वो मजदूरों में 60% हैं। टोटल खुदकुशी करने वाले से
जो 35% है, 1/3 से ज़्यादा वो जो यूथ है, यूथ को कोई काम नहीं मिल रहा, खेती में भी काम नहीं मिल रहा और किसी नॉन फार्म सेक्टर में भी काम नहीं मिल रहा। यूथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, यूथ कहीं भी जाके काम नहीं कर सकता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में भी चला जाता है। वो फिर कहीं कहीं वो नशा भी करता है, नशा करने के बाद डिप्रेशन में जाने के बाद वो सुसाइड कमिट करता है, क्योंकि पहले आर्थिक प्रॉब्लम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, नशा भी करता है और खुदकुशी करता है। इसको ऐसा देखा जा रहा है कि वो तो नशा करता था, वो तो डिप्रेशन में था, पागल था, इसलिए खुदकुशी। जे उसका इमीडिएट जो रीज़न हमें जो दिखाई देता है वो है, लेकिन उसके पीछे इकोनॉमिक लॉजिक जो पड़ा होता है कि जे आदमी को रोज़गार नहीं मिला, जे आदमी को कोई काम नहीं मिल रहा है, इसकी इनकम नहीं है, इसीलिए जे डिप्रेशन में और इसीलिए वे सहारा ले रहा है किसी नशे का। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर है जो उसको देखने की ज़रूरत है। तो हमें जो यूथ है उसमें बड़ी गिनती है, किसानों में भी मजदूरों में भी, दोनों में यूथ सुसाइड कर रहा है। जब यूथ सुसाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा सिस्टम है उस पर जे एक पॉइंट जो रेज होता है कि वो यूथ को कैसे देखता है। आपने देखना कि अपना यूथ क्या कर रहा है, उससे ये फिक्स होता है, उससे ये तय हो जाता है कि इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे मूव करेगी। हमारा यूथ डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहा है, बड़ी गिनती 60% सुसाइड कर रही है। यूथ की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो ज़्यादा नंबर उसमें से जो नौजवान कर रहा है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो खुदकुशी हुई है, हमने अपनी स्टडी में देखा, जो हमारा डोर टू डोर सर्वे पे स्टडी है, उसमें क्या होगा, खुदकुशी करने के बाद उन फैमिली का क्या हालात हैं, फैमिली कैसे चल रही है। हम खेत मजदूरों में जो ऑलमोस्ट आधा जो खुदकुशी हुई, पूरी 7300 का जो हम 3600-3700 जो फैमिलीज हैं उनमें से ओनली सिंगल अर्नर वाज देयर। एक ही कमाऊ आदमी था, एक ही कामा था, एक ही वर्कर था, उसके हिसाब से ही हमारा फैमिली चलता था, वो भी चला गया। अगर वो कामा आदमी खेत मजदूर एक ही था पूरी फैमिली में, उसकी वाइफ भी है, पेरेंट्स भी हैं, कहीं कहीं बच्चे भी हैं, 5 का औसतन है, तो 4 आदमी उसका कमा कर खाते थे, तो फैमिली चल नहीं रही थी क्योंकि उसकी इनकम कम थी उनके लिए। तो इसीलिए वो कर्जाई हो गया, कर्जे के अंडर आ गया, इसीलिए उसको खुदकुशी का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। अब वो है नहीं, अब वो चला गया, तो दूसरे के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि फैमिली को, जब वो ही नहीं चला सका अर्निंग, तो दूसरे कैसे चलाएंगे। तो इन हाफ ऑफ द फैमिलीज जिसने खुदकुशी की है उसकी हालत बेहद कमज़ोर है, सीवियर उसका प्रॉब्लम है, उसके पास कुछ नहीं है। तो इसको हमें देखना चाहिए इस प्रॉब्लम को। इसी के वजह से कुछ, क्योंकि सुसाइड करने का एक कारण नहीं होता, मल्टीपल रीजन होते हैं। सुसाइड आफ्टर इफेक्ट्स भी ऐसा नहीं होता कि एक कोई सुसाइड कोई ऐसा नहीं कि जिसके गोली लग गई, इसने जे खा लिया, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल रीजन में हम देखते हैं कि कर्जा भी हो गया, साहूकार ने भी उसको डरा धमका दिया, उसको कुछ, उसके बच्चा बीमार है, उसकी मतलब जो है लड़की का जो कोई ऐसा सोशल प्रॉब्लम आ गया, वो भी इकोनॉमिक की वजह से। तो सभी की वजह से वो ऐसा कुछ करता है। तो इन जो है डिप्रेशन हो जाता है इसकी वजह से। 44% फैमिली में एक या एक से ज़्यादा मेंबर 44% में जो डिप्रेशन का शिकार है। तो डिप्रेशन जब आता है, दिस मीन्स कि इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली, सो फिजिकली सब हमारे एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना चाहिए। और इन जो फैमिली है खेत मजदूरों की, ये पढ़ती हैं बच्चे, थोड़ा सा प्राइमरी वगैरह जो गांव में, तो 12% जो बच्चे हैं वो खुदकुशी के बाद वो उसका एजुकेशन ड्रॉप हो गया, वो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन हैं। तो
जे बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि घर में कोई ज़्यादा ऐसा माहौल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि स्कूल में फ़ीस माफ़ कर दी या ऐसा कुछ नहीं है, वो साइकोलॉजिकली बहुत डाउन है। हमको इसको साइको सपोर्ट होनी चाहिए, हमको इमोशनल सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ीस माफ़ कर देंगे और मिड डे मील देंगे, दोपहर को रोटी दे देंगे या चावल दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसको इस हालत में लाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई टीम बने, उसको साइकोलॉजिकली उसको डील करें, बच्चों को अप करें, क्योंकि चिल्ड्रन जो है बहुत ही एक सेंसिटिव एक पार्ट है लाइफ का। उसको कैसे ग्रो करना है, फिर उसके बाद वो यूथ बनेगा, फिर कुछ सोचेगा सोसाइटी के। अगर वो डिप्रेशन में ही है, वो टूट चुका है सोसाइटी से, उसको कोई होप नहीं है, तो जस्ट हो एक चलती फिरती जो डेड बॉडी होता है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। उनको इकोनॉमिकली नहीं, सोशली, साइकोलॉजिकली, तो फिजिकली, मेंटली उसको हमें सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट भी चाहिए। तो इतनी बड़ी गिनती में 12% लोगों में बच्चों की मैरिज भी डिस्ट्रप्शन हुई, फार्मर में भी हुई, उधर 3% हुई, इधर 12% हुई। तो ये पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड है जो, तो उसका भी मतलब जो प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसके बाप और उसकी माँ ने खुदकशी की है, इसलिए की है कि उसने किसी का ऋण देना है। सो दिस इज सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक स्टिग्मा। उसको लोग बोलते हैं कि यार उसका मतलब जो हमारा नया रिश्ता बनने वाला है, वो फैमिली तो नॉन जो है बैंकरप्ट है, कर्जाई है, उसको कोई इज्जत नहीं है उसका, तो उसके साथ नहीं, हम इधर करते हैं कहीं और, तो रिश्ता टूट जाता है। तो उन बच्चों जो बच्चे स्कूल से पढ़ने हट गए हैं, जिसका रिश्ता भी टूट गया है, तो उसका कमाऊ जो मतलब वर्कर जो एक लाइवलीहुड का ब्रेड अर्नर था, वो भी नहीं रहा। तो इस हालत में हमें सोचना चाहिए कि फैमिली किस क्राइसिस से गुजर रही है। सो इनको एड्रेस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जब आपने स्टडी की इसके पहले भी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसके पहले जब हम सुसाइड्स के बारे में बात करते थे, एग्रेरियन सुसाइड्स के बारे में बात करते थे एग्रीकल्चर में, तो हमेशा से जो एक नोशंस है या डिस्कोर्स है या नीतियां हैं, उसमें हमेशा से पिजेंट्री के सुसाइड्स के बारे में बातें होती थी। जब कंपनसेशन की बात करते थे, तब भी एक लगातार इसमें बात होती थी कि हम पिजेंट्री की नज़र से देखें। आपकी स्टडी ने प्रूव किया है कि ये समस्या जितनी पिजेंट्री की है उतनी ही खेतिहर मज़दूरों की भी है। तो ये कब आपको लगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि इस तरह की स्टडी भी होनी चाहिए जिसमें खेतिहर मज़दूरों के क्राइसिस और उनके सुसाइड और उनके जो ऋणग्रस्तता की प्रॉब्लम है उस पे भी बात करनी चाहिए, और उसका ओवरऑल सरकार की नीतियों पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है कि जो भी लोग, जब एग्रेरियन सेक्टर ही क्राइसिस में है, तो एग्रीकल्चर करने वाले लोग सभी ही क्राइसिस में होंगे। तो किसान पहले क्राइसिस में नहीं, तो पहले मजदूर ही क्राइसिस में होता है। लेकिन हमारा जो ऐसा डिस्कोर्स है कि किसानों की बात पहले हाईलाइट हुई कि इनमें से मतलब कुछ लोग हैं जो खुदकशी कर रहे हैं। उसका शुरू किया जाए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी अपना शुरू किया। जब मीडिया में शुरू हुआ कि नेशनल मतलब कि किसान खुदकशी कर रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा है कि डेफिनेशन भी चेंज हो गई कि किसान किसको मानना है। तो पहले 1 लाख के पीछे 16 किसान खुदकशी कर रहे थे, आज 1 लाख के पीछे 10 किसान खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव आया। तो पंजाब में भी जब हमने शुरू किया 2008 में, तो ऐसा था कि किसानों की खुदकशी की बात ही की जाती थी कि किसान खुदकशी कर रहे हैं, किसान क्या ही सर्वे किया जाए। लेकिन सर्वे करते करते हम बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे कमेटी मेंबरों ने ये बताया कि किसान नहीं, मजदूर या दूसरे लोग भी गांव में जो आर्टिजन इवन, वो भी खुदकशी कर रहे हैं। तो हमने जब विलेज टू विलेज सर्वे शुरू किया बठिंडा और संगरूर डिस्ट्रिक्ट का, तो हमने देखा कि विलेज में जाकर के किसान भी और मजदूर भी दोनों खुदकशी कर, तो हमें शुरू कर दिया सर्वे करना। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट किया कि दोनों को ही किया जाए, दोनों को कंपनसेशन की बात की। और हमने देखा कि इस सर्वे से कि किसान भी और मजदूर भी दोनों खुदकशी कर रहे, दोनों का नंबर प्रोपोर्शनेटली बराबर है। तो इसलिए ये
जिस रादर एग्रीकल्चर लेबरर्स आर मोर विक्टिम ऑफ दिस क्राइसिस, वो ज़्यादा खुदकशी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसके सिर कर्जा नहीं है, कर्जा क्योंकि बैंक कोलेटरल लोन देता है इसलिए कम कर्जा है, लेकिन इनकम के हिसाब से कर्जा भी उनके ऊपर ज़्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम भी कम है, कर्जा उस हिसाब से कोई कम नहीं बन रहा है। जैसे स्मॉल पीजेंट्री के भी कर्जा ज़्यादा है इनकम के हिसाब से, लार्ज पीजेंट्री पे कर्जे का टोटल अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली इनकम के हिसाब से कर्जा कम है। लैंडलेस लेबरर्स, प्योर रूरल लेबर, मार्जिनल फार्मर, इनके ऊपर जो कर्ज है वो इनकम से हिसाब से ज़्यादा, और ज़्यादा क्राइसिस में ज़्यादा खुदकशी कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा कर रहे हैं, इनका जितना नंबर है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनका जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जाए, और खुदकशी में हमने देखा कि सभी लोग ही इस क्राइसिस में, और इनका नंबर भी ज़्यादा है। एक और सवाल है कि जो पूरी रूरल इकनॉमी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और कृषि अर्थव्यवस्था है, वो एक पूरी रिस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है पिछले 2 दशकों से। आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है जो पिछले साल ही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पे पब्लिश भी हुई थी कि एग्रेरियन क्राइसिस एंड जो उसका एग्रीकल्चर लेबर का ट्रांजिशंस है, आप उस पर कुछ बात करना चाहेंगे कि ये कैसे रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है? या ये जो इशू हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई पिछले ग्रीन रेवोल्यूशन के मॉडल में, क्योंकि शुरू में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो एरिया अंडर कल्टीवेशन ज़्यादा हो गया, मैकेनाइजेशन भी हुआ, लेकिन हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो मज़दूरों को शुरू में, जैसे मिड 60 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन का मॉडल जब इंजेक्ट करते हैं इंडिया में और पंजाब में, तो उसके बाद 70 में प्रोडक्टिविटी और लेबर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद मैकेनाइजेशन, हाई मैकेनाइजेशन होने की वजह से 80 में ठीक रहा, 90 में जो रिड्यूस होना शुरू हो गया। 70-80 में हमें खेत मजदूरों को परमानेंट लेबर और परमानेंट मीन साल, और उसका दो था कि क्रॉप शेयर और कैश, मतलब रेंट जो है कैश पे, दोनों तरह का परमानेंट साल के लिए मिल जाता था। ये बड़ा गिनती जो लेबर का वो परमानेंट लेबर में लगा हुआ था, 1 साल का पूरा मजदूरी मिल जाता था, कभी कभी वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता था उसको। तो स्लोली जब हम इसको अभी देखा, सेम फैमिली को, जब मैं एमफिल कर रहा था 81-82 में हमने डेटा लिया 1992 में, तो उसमें हमने देखा कि लुधियाना ज़िले के 100 फैमिली जो खेत मजदूरों की थी उसका हमने सर्वे किया। अब लास्ट ईयर फिर सेम हाउस होल्ड में हम गए कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ घर तो हमें पूरा ख़त्म हो गया, मिले नहीं शहर में, कुछ के 2-2 या 3-3 बन गए। तो डिवीज़न के बाद फिर हमने 100 फैमिली उससे जो सिलेक्ट की, उसका देखा कि परमानेंट लेबर है जो ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया। जैसे पहले 1/3 से ज़्यादा परमानेंट लोग काम करते थे, वो अभी कोई नहीं कर रहा। तो दूसरे जो कैजुअल हैं उसमें से भी वेज लेबर, जो डेली वेज लेबर है, वो बन गया पूरा कैजुअल। कुछ लोग अब वो नॉन फार्म सेक्टर में थोड़ा सा काम, गांव में रूरल लेबर, थोड़ा सा शहर में कंस्ट्रक्शन में वो करने लगे। दिस मीन्स कि लेबर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांजिशन है पिछले 3 दशक में, वो बहुत सारा बड़ी गिनती वो परमानेंट से कैजुअल होगी और कैजुअल से वो नॉन फार्म सेक्टर में एडजस्ट होगी। लेकिन नॉन फार्म सेक्टर में भी ऐसा कोई काम नहीं है। पंजाब में पिछले मतलब 2007 से 2015 का डेटा मिलता है, 8 साल का, उसमें 18,700 यूनिट इंडस्ट्री के बंद हो गए। दिस मीन्स हर रोज़ 6 यूनिट इंडस्ट्री के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के 6 यूनिट रोज़ बंद हो रहे हैं हर रोज़। यही लेबर ऑब्जॉर्विंग यूनिट थे। एग्रीकल्चर में भी काम नहीं मिल रहा खेत मजदूरों को, इंडस्ट्री में भी काम नहीं मिल रहा क्योंकि इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। तो न्यू लिबरलिज्म के इस दौर में एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म की इंट्रोडक्शन के बाद वहाँ भी काम ख़त्म हो गया और इंडस्ट्री में भी काम है जो नहीं मिल रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट है जो। और पंजाब का एक और प्रॉब्लम है कि पंजाब का मजदूर या किसान कहीं और नहीं जा सकता दूसरे, क्योंकि कैपिटलिज्म का
एक लॉजिक है कि इन जो अनइक्वल डेवलपमेंट क्रिएट करता है, कुछ एरिया को ज़्यादा डेवलप करता है, कुछ को कम करता है। जैसे एक सिटी है, एक विलेज है, ऐसे जो सेंटर एंड पेरीफेरी। एंड जैसे हम क्या करते हैं कि पंजाब का बेज रेट हायर है, इसीलिए यूपी बिहार से जहाँ कम है बेज रेट, वहाँ से जहाँ आते हैं लोग, और जहाँ के लोग जहाँ बेज रेट हायर है डेवलप्ड कंट्री का, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और जाते हैं। तो ये एक माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन अनइक्वल डेवलपमेंट से ही होती है। लोग तो जाते रहते हैं, लेकिन माइग्रेशन का जो ट्रेंड है, ट्रेंड के तौर पे जो कैपिटलिज्म में ही ज़्यादा माइग्रेशन होती है, क्योंकि कैपिटलिज्म अनइक्वल जो डेवलपमेंट करता है। फिर लोग लेस डेवलप्ड एरिया से, डेवलप्ड एरिया से, गाँव को शहरों से, और शहरों से दूसरे स्टेटों से जो फॉरेन माइग्रेशन होती है, जिसको हमें इमिग्रेशन या एमिग्रेशन बोलते हैं। तो जे एक लॉजिक है कि जे किसान है जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और जहाँ वो दूसरे काम में भी काम नहीं मिला, तो वो डी पीजेंट जो हुआ, डी पीजेंट फार्मर जो निकले। जैसे 1991 में 5 लाख किसान परिवार थे पंजाब में, 10 लाख से 5 लाख स्मॉल फार्मर थे, जिसका एरिया 5 एकड़ से कम था। उसका नंबर 10 साल बाद जो है 2000 में उसका नंबर 3 लाख रह गया, 2 लाख डिसअपीयर हो गया। 2 लाख से ऑलमोस्ट 26% जो है वो मजदूर बन गए, लेबर बन गया। लेबर में से 6% खेत मजदूर भी बना, जिसकी मैं बात पहले कर चुका हूँ खुदकशी में। तो किसानों का मजदूर बन जाना और खेत मजदूर पहले ही 15 लाख वहाँ हैं। मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा, और किसानों को जो मजदूर में ट्रांसफ़र हुए उनको काम फिर कहाँ मिलेगा। तो ये मजदूर हैं जो जिस ट्रांसफॉर्मेशन में उसको खेती से बाहर निकलना पड़ा। अब भी हम जब उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये खेत मजदूर है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको खेत मजदूर कैसे कहें, क्योंकि इसको रूरल मजदूर, जो पेंडू मजदूर है, जो वो शब्द हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जो एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं आ रहा। हम कैटेगराइज ऐसा करते हैं कि वो कोई आदमी किस काम में अपना टाइम कितना डिवोट करता है, और वो किस काम से कितनी इनकम लेता है। दोनों, टाइम भी कम, क्योंकि हमारा सीजन ऐसा है, पीक सीजन 2 ही होते हैं। एक आजकल है जो हार्वेस्टिंग सीजन है, और मतलब ये गेहूं का अप्रैल में, एक उधर मतलब बाद में जून जुलाई। तो हार्वेस्टिंग सीजन में हम काम मिलता है, एक जो हम कल्टीवेशन करते हैं। तो दोनों सीजन में हमारे मोर देन मतलब 70 डेज, 70 से 80 डेज का काम है एग्रीकल्चर में। बाकी ऑलमोस्ट 300 दिन कोई काम नहीं है, 280-300 दिन वो कहीं और काम करता है मजदूर। तो नरेगा में भी काम करता है, लेकिन नरेगा में भी ऐसा है कि नरेगा का एक सिस्टम है कि एक परिवार को 1 साल में 100 दिन का काम देना है। इंडिया में भी 30 दिन का काम मिलता है, 30 से 40 दिन डिफरेंट स्टेट में। हमारे भी एक महीने का काम ही मिलता है। 100 दिन का देना है एक आदमी को, एक परिवार में, लेकिन मिल रहा है 1 महीने का। ये पहले ही कम है, उसका बेज रेट भी कम है, दिन भी कम है। 1 साल में एक परिवार में एक आदमी को 100 दिन का क्यों? जितने वर्कर हैं सभी को 300 दिन का, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं, वो देना चाहिए। तो जो नहीं मिल रहा, कोई और नॉन फार्म एक्टिविटी नहीं हो रही विलेज में, कोई एग्रो प्रोसेसिंग नहीं लग रहा, कोई लेबर इंटेंसिव यूनिट नहीं लग रहा कहीं। तो रूरल एरिया में कोई काम नहीं है, बस मजदूर जाते थे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का काम भी अब पूरा बंद है, इस साल तो पूरा बंद रहा है, कोई भी काम नहीं हुआ। तो मजदूरों की दशा जो है बहुत ही मतलब माड़ी है, वो उनका जो लाइवलीहुड नहीं हो रहा है। इस ट्रांजिशन में हमने ये देखा कि ऐसी जो ट्रांजिशन चल रही है, जो नए एक्ट आने से भी चलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उसमें इनको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री भी क्राइसिस में है और एग्रीकल्चर भी क्राइसिस में है। तो नए एक्ट हैं जो ये मज़दूरों की और स्मॉल पीजेंट्री की
दशा को और दुर्दशा बना देंगे, क्योंकि कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इसी से जुड़ा लास्ट सवाल ये है कि जो आपने बात की कि जो नए कृषि कानून आए हैं इस प्रॉब्लम को और एग्रीवेट करेंगे, तो लगातार ये बातें हो रही हैं किसान यूनियन की तरफ से भी कि ये कानून केवल कृषि को ही प्रभावित नहीं करेंगे, ये खेतिहर मजदूर और शहरी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो हमारा इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में आप ये क्या बता सकते हैं कि ये जो 3 नए कृषि कानून प्रपोज्ड हैं उसके वजह से खेतिहर मजदूर और इन जनरल इंडस्ट्रियल मजदूर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, तीनों कानून एक पैकेज है, जिसका पहला कानून है एपीएमसी बाईपास एक्ट, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, तीसरा ईसीए है, ज़रूरी वस्तें हैं जो को। इसमें ये किया है कि किसान से जब कोई क्रॉप हमने ख़रीदना है तो उसको लोअर रेट पे ख़रीदा जाए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एमएसपी ख़त्म करके, उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्म में ले जाया जाए, उसके वहाँ लूट की जाए, फिर उसको ईसीए में ले जाकर ख़रीदा भी जाए लोअर रेट पे, और जो कंज्यूमर को जो बेचना है वो भी हाई रेट पे बेचा जाए। तो जब ईसीए आ गया तो स्टोरेज, जिसको हम पहले ब्लैक मार्केटिंग, जिसको हम पहले बोलते कि इतना नहीं करना, काला बाजारी नहीं करना, उसको सबको लीगल कर दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, कानून में ही ऐसा बना दिया कि जे धंधा करना लीगल है, कि एग्रीकल्चर जो फूड स्टफ है, एग्रीकल्चर खाने की जो वस्तु है, खाद्य पदार्थ हैं, उसको स्टोरेज करना आपका अब हक है, राइट है। जब वो कंपनी करेंगी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी आएगा, अम्बानी अडानी आएगा, वो स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करने के बाद वो हाई रेट पे बेचेगा। हाई रेट पे बेचने से मज़दूरों, सभी तरह का मज़दूर है, सभी तरह का कंज्यूमर है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इस पे ज़्यादा जो इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनकी इनकम का मेजर शेयर ऑफ देयर इनकम वो फूड पे ही लगती है। क्योंकि हमारे पास जो डाटा है लेबर का 90% जो इनकम होती है वो फूड पे लगती है, बाकी 10% से वो सभी काम करता है। तो जब उनकी इनकम अगर कांस्टेंट भी रहती है, नहीं बढ़ती ना ही कम होती है, तो भी उनकी आर्थिक दशा बहुत से ज़्यादा जो पहले से भी माड़ी हो जाएगी, पहले से भी दुबली हो जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ने का कोई संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मज़दूर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। कंपनी, एग्री बिजनेस कंपनी ने ये ही करना है कि मार्केट आउटपुट मार्केट को कंट्रोल करना है, फूड ग्रेन को कंट्रोल करना है, फूड ग्रेन को कंट्रोल करके फूड स्टफ बनाना है, और ऐसा भी करना है कि सभी सेक्शन को, एग्रीकल्चर लेबर को, इंडस्ट्रियल लेबर को, एम्प्लॉई को, सभी को इसने एक्सप्लॉइट करना है हाई रेट पे। जो बस्तें जो खाने वाली जो देनी है, जो पहले ही लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम कम है, उनके पास पहले ही मतलब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहे हैं, भूखे सोक जो रहे, हंगर है हमारे कंट्री में। क्योंकि जे कंट्रोल करना ये भी है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा कि फूड की शॉर्टेज आ जाएगी। इसीलिए जो पिछले साल, इस साल का 2020 का 2020 का जो नोबल पुरस्कार जो दिया, वो दिया गया यूएन फूड प्रोग्राम को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसने 10 करोड़ लोगों को 88 कंट्री में, 88 कंट्री में, देशों में 10 करोड़ लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था। फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूएन फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ दे दिया। उसने बनाया नहीं, पैदा नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो लोग पैदा कर रहे हैं, किसान मजदूर, वो सिंगू, टिकरी, गाजीपुर बैठे हैं, उनने पैदा किया है, उसने बांटा है, उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया। उसके बाद भी ये कहा गया कि फ्यूचर में फूड की डेफिशिएंसी होने वाली है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए फूड सरप्लस नहीं है, इसीलिए ये कंपनीज फूड पे जो कंट्रोल करना चाहती हैं, सो दैट पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाए। तो ये कंपनी फूड में इसीलिए आ रही हैं कि इसको फ्यूचर में फूड की डेफिशिएंसी के एस्टीमेट्स हैं ऑलरेडी, जो फूड की डेफिशिएंसी है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, बेसिकली लोगों के पास परचेजिंग
पावर नहीं है, खरीद शक्ति नहीं है, इसलिए फूड ज़्यादा है। इसलिए कि जो लोग ज़्यादा खाकर बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जे कंपनी जब कंट्रोल कर लेगी सब पे, फिर वो जो हायर रेट पे बेचेगी, मज़दूर लोग हैं जो वो खरीद नहीं सकेंगे। तो इससे ज़्यादा हंगर होगी, भूखमरी होगी, पॉवर्टी होगी और लोग जो निराशा बन जाएंगे। हमारी सोसाइटी को नुकसान होगा। लेबर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है किसी समाज का, क्योंकि ये फाउंडेशन होती है। ये काम करते हैं, कुछ बिल्ट होता है, उसकी हेल्थ का, उसकी फूड का ख्याल रखना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है, उसको ही करना चाहिए। लेकिन इन एक्टों से इस क्लास को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसके पास इनकम नहीं बनेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी तो फूड जो पहले ही महंगा हो गया वो ख़रीद नहीं सकेंगे। इसलिए इनका जो ज़्यादा कंसर्न है ईसीए के साथ और दूसरे 2 एक्टों के साथ भी, जो तीनों एक्ट हैं। धन्यवाद प्रोफेसर सुखपाल, इतना विस्तार से बात करने के लिए। हम अलग अलग पहलुओं पे लगातार आपसे टच में रहेंगे और बात करते रहेंगे। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।